हेलो स्टूडेंट्स, अपना पी ब्लॉक का 16 ग्रुप तक का टॉपिक हम लोगों ने कवर कर रखा है। अब यह वीडियो आप लोगों के लिए 17 ग्रुप से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोगों को पता है, सब ग्रुप 17 में हमारे पास देखा जाए 6 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ज़्यादातर हम लोग ये 5 की बात मैक्सिमम करते हैं। और जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स अभी 5 और 6 के सीरीज में जो हम लोगों को मिले हैं, उसमें देखा जाए टेनिसीन आपके सामने TS, जिसका एटॉमिक नंबर 117 है, ये भी अपने 17 ग्रुप का मेंबर है। तो सबसे पहले देखा जाए इसमें कुछ चीज़ों को हमें बहुत ध्यान से समझना है। काफ़ी कुछ इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन बनते हैं, बस कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रहना चाहिए। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन तक का डिस्कशन हम लोग मैक्सिमम करते हैं। टेनिसीन ये दिमाग में रखना जरूरी है कि ये भी एक मेंबर है और अभी तक की इस सीरीज का लास्ट मेंबर है। इसमें देखा जाए फर्स्ट 4 मेंबर जो हमारे पास हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम लोग एक नाम देते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब, हेलॉस का मतलब था सी सॉल्ट, और जेन का मतलब जनरेटर, प्रोड्यूसर। मतलब सी का जो सॉल्टी बिहेवियर है ये इन्हीं के सॉल्ट की वजह से है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो के सॉल्ट अवेलेबल हैं, इसलिए हमारा सी वाटर सॉल्टी है। तो इसलिए हम लोग जो है इनको हेलोजेंस नाम देते हैं। हेलोजेंस एक लैटिन वर्ड है, सी सॉल्ट प्रोड्यूसर, सी सॉल्ट बॉन्ड के बेसिस पर। अब इसमें देखा जाए कुछ बेसिक चीजें जो हमारे सामने हैं, हम लोग को ये पॉइंट डिस्कस करने हैं। इसमें कुछ चीजें तो ऐसे जो आपको पहले से पता है, पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केस है। आपको सबको पता है NH2 एंड NP5। N यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल का नंबर है, S आउटर मोस्ट सेल के S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें आउटर सेल का नंबर सेकेंड होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7, एक एक करके देखो आउटर सेल का नंबर आगे प्लस होता चला जाएगा। एटॉमिक आयनिक रेडियस देखा जाए, टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीजेस, ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। आनासन एंथैल्पी देखा जाए, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, तो डिक्रीजेस, यहाँ पर टॉप टू बॉटम ये वैल्यू डिक्रीज करेगी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अपने ध्यान से रखना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखा जाए, जनरली अपने को पता है कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी पर्टिकुलर ग्रुप में डिक्रीज करती है। तो यहां पर भी देखो डिक्रीज तो करेगी, लेकिन आपको इस जगह पर देखो एक प्रॉब्लम नजर आ रही है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये क्लोरीन से लोअर है, और आगे देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑर्डर सेम है। मतलब टॉप टू बॉटम जो डिक्रीज करना चाहिए यहाँ पर देखो डिक्रीजेस, वो ऑर्डर देखो इतने में फॉलो हो रहा है, ये 3 एलिमेंट्स में फॉलो हो रहा है, और यहाँ पर देखो फॉलो नहीं हो रहा है। कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन का आना चाहिए था, लेकिन फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की है। तो इस पर क्वेश्चंस बनता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम क्यों है और क्लोरीन की उससे ज्यादा क्यों है। इसके लिए देखा जाए अपने को ध्यान रखना है, स्पेशली आप लोग इसको देखिए। जहां तक आप लोगों को पता है, इससे पहले हम लोगों ने फास्फोरस और सल्फर और ऑक्सीजन के केस में डिस्कस कर रखा है, वही सेम केस यहाँ पर भी आएगा। देखिए ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, ये फ्लोरीन का फर्स्ट सेल है 2 इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन का सेकेंड सेल है 7 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मान लो इनफाइनाइट नंबर वाले सेल से आ रहा है, और साथ में क्लोरीन की बात की जाए, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये क्लोरीन का फर्स्ट सेल, ये क्लोरीन का सेकेंड सेल, और ये क्लोरीन का थर्ड सेल। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन देखा जाए इनफाइनाइट नंबर वाले सेल से आ रहा है, तो हमारे बताने का पर्पस क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो साइज स्मॉल है, तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर डेवलप होगा कमिंग इलेक्ट्रॉन पर, वो देखा जाए यहाँ पर जितना डेवलप होना चाहिए उससे ज्यादा यहाँ पर देखो फोर्स ऑफ रिपल्सन फेस करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है, और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन देखा जाए 6 थर्ड सेल में है। थर्ड सेल का वॉल्यूम ज्यादा है, थर्ड सेल का देखा जाए स्पेस ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम है। तो जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ज्यादा अट्रैक्शन फेस करेगा, और यहाँ कमिंग इलेक्ट्रॉन लेस अट्रैक्शन फेस करेगा, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में मोर रिपल्सन फेस करेगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आउटर सेल में, सेकेंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ लो है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा डोमिनेंट वर्क करेगा, और यहाँ पर कमिंग इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इसके रिस्पेक्ट में कम वर्क कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डेंसिटी हाई होने के नाते रिपल्सन ज्यादा वर्क करेगा। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आती है ये फ्लोरीन की लोअर आती है और क्लोरीन की उससे ज्यादा आती है। तो आप लोगों को इनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि अपने कोई दिक्कत ना आए और आराम से आप इस सब क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा क्यों है, फ्लोरीन की कम क्यों है, ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ऐसे आप इसको समझाने की जरूरत है, इसी तरह से आप लोग उसको क्लियर करना। आगे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आती है। सबको पता है टॉप टू बॉटम वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो यहाँ पर भी देखा जाए ये टॉप टू बॉटम वैल्यू डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा कि आपको सबको पता है कि डिक्रीजेस तो डिक्रीज करेगी। अब इसके आगे देखा जाए अगले केस में, अगर हम लोग आगे आना चाहेंगे तो अपने केस में देखा जाए अगले केस में हमें जो डिस्कस करना है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यहाँ पर देखो टॉप टू बॉटम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि साइज इंक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर एक बिहेवियर आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखो क्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर ब्रोमीन की है, तब जाकर के देखो फ्लोरीन का नंबर आता है। मतलब मेरे कहने का पर्पस क्या है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में देखा जाए फ्लोरीन की कम है, लेस है, और क्लोरीन की और ब्रोमीन की इस फ्लोरीन से ज्यादा है। मतलब फ्लोरो क्लोरो आयोडो यानी क्लोरो ब्रोमो आयोडो का जो ऑर्डर है वो तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो डिक्रीज कर रही है, लेकिन फ्लोरीन की इतनी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है कि क्लोरीन या ब्रोमीन की उससे ज्यादा है। इसका केवल एक रीजन है, देखिए फ्लोरीन के केस में जो बॉन्ड बनता है देखा जाए सिंगल बॉन्ड बनता है, यहाँ पर देखा जाए 3-3 लोन पेयर, इसके बाद देखो 3 लोन पेयर, ये कंडीशन आती है, और यहाँ पर देखा जाए दोनों के 2 बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग से बॉन्ड पे है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन की साइज स्मॉल है, देखो फ्लोरीन की साइज स्मॉल है, तो फ्लोरीन की साइज स्मॉल होने के नाते इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन है देखा जाए यहाँ पर ज्यादा डेवलप होगा। तो जब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो लोन पेयर यहाँ पर भी 3 पेयर हैं, लोन पेयर यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लोन पेयर जो रिपल्सन क्रिएट होता है स्मॉल साइज की वजह से फ्लोरीन का, इस रिपल्सन की वजह से बॉन्ड वीकर बनता है, स्ट्रांग नहीं बन पाता। इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे है सबसे ज्यादा क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, उसके बाद देखो फ्लोरीन का नंबर आता है, और आयोडीन के सबसे लास्ट में है। तो आप लोगों को इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और ये आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये सब जनरल प्रॉपर्टीज हैं और इन पर क्वेश्चंस बनते हैं। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम देखा जाए सब के सब, देखो इसमें जितने भी मेंबर हैं ये सब के सब नॉन मेटल हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, सब के सब नॉन मेटल्स हैं। और मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम देखो इंक्रीज होगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। आयोडीन नॉन मेटल होने के बाद भी इसके अंदर थोड़ा सा मेटेलिक लस्टर अपने को मिलता है, सॉलिड है, मेटेलिक लस्टर शो करती है, लेकिन इसके जो मैक्सिमम रिएक्शंस हैं वो नॉन मेटल से मैच करते हैं, लेकिन है ये नॉन मेटल, इसलिए इसका ध्यान रखना। आगे देखो कलर की बात हम लोग करेंगे। जितने भी हमारे पास हेलोजेंस हैं ये सब के सब देखो कलर्ड होते हैं, और हेलोजन जो कलर्ड हैं इसका क्या रीजन हो सकता है, इसी वजह से हम इनको पहचानते हैं। देखा जाए क्वालिटेटिव एस्टिमेशंस में क्लोरीन को हमें आइडेंटिफाई करने में बहुत अपने को हेल्प मिलती है। फ्लोरीन लाइट येलो कलर, क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर, और आयोडीन डार्क वायलेट कलर। इसका केवल एक इम्पैक्ट है कि जो इस मेंबर में आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये देखा जाए एनर्जी लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे विजिबल फील्ड से, और हायर एनर्जी स्टेट में देखा जाए ये मूव कर जाएंगे। कहने का मतलब ये है, और आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के लिए एनर्जी विजिबल फील्ड में, अगर विजिबल फील्ड से एनर्जी ले रहे हैं, विजिबल का मतलब जो हमारे पास 7 कलर वाला फील्ड है, स्पेशली व्हाइट लाइट जिसको आप नाम देते हो, अगर उस फील्ड से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो उस केस में हमारा जो पर्टिकुलर कंपाउंड है या एलिमेंट है वो कलर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, क्लोरीन के केस में यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके केस में यदि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन वो एक्साइटेड होने के लिए क्या करेगा, यानी ये स्पेशली एक्सेप्ट करेगा एनर्जी कहाँ से, विजिबल फील्ड से, और इस वजह से अपने को ये देखा जाए कलर शो होता है, यानी कलर्ड ये अपने को नजर आता है, कलर्ड अपने को शो होता है। तो आप लोगों को इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा। फ्लोरीन लाइट येलो, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन, और आयोडीन डार्क वायलेट। आप लोगों को इनका ध्यान रखना है, मतलब ये चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब स्पेशली ये है। अगले पॉइंट पर देखा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट।
आप सबको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर माना चाहेंगे तो फ्लोरीन केवल और केवल देखा जाए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर दूसरा और कोई नहीं है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर फ्लोरीन है, इसलिए फ्लोरीन जितने कंपाउंड फ्लोरीन के अवेलेबल होंगे सब में ये -1 स्टेट शो करेगा। बाकी जितने मेंबर हैं वो जनरली -1 शो करेंगे, लेकिन देखा जाए -1 के साथ साथ +1, +3, +5 या इवन +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल होंगे। फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब -1 से लेकर के +7 तक की कर सकते ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए रिप्रेजेंट हो पाएगा क्योंकि सबके आउटर सेल में d ऑर्बिटल अवेलेबल है और एम्प्टी है। तो जो s ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के d में जाएंगे और वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को या वैलेंसी को एक्सपांड कर सकता है। ये तो एक सिंपल सी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात रही। अब हमारे पास देखा जाए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, इसकी बात करनी है। इसके लिए जितने भी हमारे पास हेलोजेंस हैं, स्पेशली हम लोग बार बार उन्हीं 4 की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात हम लोग करते हैं। ये सब के सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमारा डिस्कशन इसी पॉइंट पर होना है। ये सब जनरल प्रॉपर्टीज थी, ये बिल्कुल नॉर्मल प्रॉपर्टी है और लगभग जितने ग्रुप हैं सब अप्रॉक्स आप मान सकते हो कि एक ऑर्डर के थ्रू ये अपने प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा अपने कुछ ज़्यादा दिमाग बिगाड़ने जैसा नहीं है और आराम से आप इनको समझ सकते हो और आराम से आप इनके आंसर को दे सकते हो। अब हम अगले पॉइंट की तरफ आना चाहेंगे। यहाँ पर देखा जाए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, हमारा अगला जो पॉइंट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, इसकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ये अपने को ध्यान रखना है कि जितने मेंबर देखा जाए HF, HCl, HBr और HI, ये जितने भी हमारे पास हेलोजेंस हैं, स्पेशली 4 हेलोजेंस, ये सब के सब देखा जाए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, इस तरह से अपना देखा जाए या हाइड्रोजन का फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका ये फॉर्मेशन करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन स्पेशली बनते हैं आप लोग कुछ इस पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा स्पेशली, और अपने को ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखना है, विथ रीजन अपने को ये चीज आनी चाहिए। सबसे पहले पॉइंट पर देखा जाए आयनिक कैरेक्टर देखा जाए डिक्रीज करेगा। यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, अगर आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो आप सबको पता है कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अगर कभी इनको आयनिक कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करना हो तो टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर जो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ जो हाइड्राइड बन रहे हैं वो डिक्रीज करेगा, और अगर कभी कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पर अरेंज करना हो तो इंक्रीज करेगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि आयनिक कैरेक्टर देखो इंक्रीज करेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखा जाए टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यहाँ पर देखा जाए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर कम होता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड कोवेलेंट की तरफ मूव करेगा, और आयनिक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कोवेलेंट बॉन्ड वीक होते हैं, इसलिए कोवेलेंट नेचर टॉप टू बॉटम देखो इंक्रीज करेगा, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखा जाए टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। तो हम लोगों को विथ रीजन ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखा जाए टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, इसमें देखा जाए रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करने का केवल एक रीजन होगा कि टॉप टू बॉटम देखा जाए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, और जब बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो किसी का रिडक्शन इजी गोइंग करेगा। तो टॉप टू बॉटम देखा जाए रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और चूंकि हाइड्रोजन लिबरेशन टेंडेंसी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी इसलिए एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इसमें एक पॉइंट हम लोग और ले सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। केवल एक रीजन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि टॉप टू बॉटम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, सॉरी डिक्रीज होगी,
बॉन्ड आसानी से टूटेगा, कम एनर्जी से बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन लिबरेशन टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, हाइड्रोजन आसानी से लिबरेट होगा, और अगर हाइड्रोजन आसानी से लिबरेट होगा तो उसका इम्पैक्ट ये आएगा इस वाले केस में कि टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। साथ में हाइड्रोजन लिबरेट करने की टेंडेंसी अगर इंक्रीज हो रही है तो हाइड्रोजन किसी का रिडक्शन इजी गोइंग करेगा, इसलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होगा टॉप टू बॉटम देखो इंक्रीज करेगा। आयनिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम देखा जाए, चूंकि हमारे एनायन की साइज देखा जाए लार्ज होती जाएगी, और एनायन जितना स्मॉल होता है उतना ज्यादा आयनिक नेचर आता है, और एनायन जितना लार्ज साइज गेन करता है उतना कोवेलेंसी आती है। यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो आपको इस बेसिस पर देखा जाए ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिनको अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ देखा जाए लास्ट पॉइंट हम लोग थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। आपको सबको पता है सब के सब नॉन मेटल्स हैं, और जब चूंकि सब के सब ये देखा जाए फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो सब के सब नॉन मेटल हैं, तो मेटल के साथ देखा जाए ये रिएक्ट करके या रिस्पेक्टिव आयनिक नेचर का आप कह सकते हो कि हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर चूंकि टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी देखा जाए डिक्रीज करेगी, तो मेटल के साथ रिएक्ट करने का इनका नेचर जो है टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। तो मेटल के साथ जितने भी मेंबर हैं हमारे पास हेलोजेंस, ये रिएक्ट करेंगे, उनकी रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, क्योंकि उनका कह सकते हो इस वाले केस में देखा जाए उनका रिएक्टिव बिहेवियर स्पेशली डिक्रीज होगा। तो जितना कम रिएक्टिव हमारा मेंबर होगा उतना ही लेस रिएक्टिविटी शो करेगा, कम रिएक्टिविटी शो करेगा। जितना ज्यादा रिएक्टिव मेंबर होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। तो इन सब पॉइंट्स को अपने को ध्यान में रखना है, और ये चीज अपने को आनी चाहिए। मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है। तो अब अपना देखा जाए ये पूरा का पूरा जितने भी हमारे पास 17 ग्रुप थे, इसमें हम लोगों ने इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट को हम लोगों ने कवर कर लिया। आप लोग जरा इनको ध्यान से समझना, आपको पूरे मार्क्स इसमें से अगर कोई क्वेश्चन बने तो पूरे मार्क्स लेने हैं। कोई भी क्वेश्चन इसमें से आपका मिस नहीं होना चाहिए। जो एग्जाम में आते हैं सब तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। अब इसके आगे देखा जाए हमारा अगला जो डिस्कशन होगा ये स्पेशली क्लोरीन को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लोरीन की तरफ हम लोग जरा मूव करें। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, जैसा आप सबको पता है कि क्लोरीन में देखा जाए प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और ये सब पॉइंट्स हमें 1 by 1 डिस्कस करने हैं। तो क्लोरीन की तरफ ये कंपाउंड में देखा जाए, क्लोरीन देखा जाए, सबसे पहले तो हम प्रिपरेशन की तरफ आए। प्रिपरेशन की तरफ हम लोग आए। नॉर्मली आप लोगों को पहले से ही पता है कुछ ऐसे नॉर्मल तरीके हैं। प्रिपरेशन वाले पॉइंट्स को आप लोग इसलिए अच्छी तरह से समझना है इसमें, जिससे कि अपने कोई दिक्कत ना आए। स्पेशली देखो MnO2 प्लस कंसंट्रेट HCl हम लोग यूज करते हैं। देखा जाए कंसंट्रेट HCl, आपको देखने से लग रहा है कि MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ये क्लोरीन बनाने की देखा जाए ये लैब मेथड है। लैब में अगर हमें क्लोरीन बनानी होती है तो हम लोग इस मेथड से स्पेशली बनाते हैं। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि MnO2 देखा जाए यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन करके MnO2 है ये, MnO2 HCl के साथ रिएक्शन करके देखा जाए MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 का फॉर्मेशन करेगा। तो आपके सामने लैब मेथड ये है, और लैब में इस मेथड से हम लोग क्लोरीन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लोरीन के देखा जाए और कुछ ऐसे टेक्निक हो सकते हैं। अगर हम कोई भी क्लोरीन का सॉल्ट लेकर के चलें और MnO2 के साथ कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट कर दें, ये कंसंट्रेट H2SO4 है, ध्यान रखना। इस केस में देखा जाए क्लोरीन लिबरेट होती है यहाँ पर MnCl2, इस वाले केस में यहाँ पर देखा जाए, और 4 NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा स्पेशली, और साथ में 2H2O प्लस 2 Cl तो यहाँ पर यूज हो गया, और एक देखो एक Cl2 यहाँ पर हमारा मिल गया। ये देखा जाए NaCl MnO2 के साथ और H2SO4 कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन करके ये हमारा प्रोडक्ट देखा जाए, इससे देखा जाए MnCl2 4 NaHSO4 2H2O प्लस Cl2, ये प्रोडक्ट अपने को ध्यान में रखना है। अगले 1-2 रिएक्शंस और हैं जो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए कि MnO4 का रिएक्शन अगर हम लोग HCl से कराते हैं तो HCl कंसंट्रेट, ध्यान रखना इसमें कंसंट्रेट HCl लेना पड़ता है। यहाँ पर देखिए KCl प्लस
MnCl2 स्पेशली प्लस 8H2O और प्लस देखा जाए हमारे पास 16HCl है, 16Cl है, 2 Cl यहाँ, 4 यहाँ, 6 Cl यूज हो गई, 10 बची है। यहाँ पर देखा जाए 5Cl2। देखो यहाँ पर हमारा ये क्लोरीन बन जाएगा। ये क्लोरीन बनाने के देखा जाए क्वेश्चन, ये व्हाट हैपेंस व्हेन में भी ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आप लोगों को इन सब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। ये क्वेश्चन आपको किसी कीमत पर आने चाहिए। इसी तरह से और भी देखा जाए, हम टेंडेंसी की तरफ मूव करते हैं। K2Cr2O7 का भी रिएक्शन हम लोग K2Cr2O7 प्लस 14HCl, लेकिन ध्यान रखना ये कंसेंट्रेट HCl यहाँ पर हमारे पास रहेगा। ये देखिए KCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्रोमियम अपना रिस्पेक्टिव क्लोराइड बना देगा, CrCl3 आपको देखने से लगा यहाँ पर 7 यहाँ पर ऑक्सीजन है तो 7H2O क्रिएट हो जाएगा। अब क्लोरीन हमारे पास देखिए 14 था, जिसमें से 2 यहाँ पर यूज हो गया और 6 यानी 4 यहाँ पर, 6 यहाँ पर यूज हुआ, 8 हमारे पास यूज हो गए। तो हमारे पास बचे कितने देखा जाए, 6 बच रहे हैं। तो 3Cl2 यहाँ पर देखो क्लोरीन लिबरेट हो जाएगी। तो हमारे कहने का सिंपल मतलब क्या है, ये कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिनमें आप लोगों को प्रिपरेशन वाले पॉइंट को ध्यान में रखना ही रखना है। अब इसके बाद देखा जाए इसका, हम अगले पॉइंट की तरफ मैन्युफैक्चर की तरफ आएंगे। मैन्युफैक्चर का मतलब ये होता है लार्ज स्केल पर। इसमें पहला स्टेप जो हमारे पास है डिकॉन प्रोसेस है, डिकॉन्स प्रोसेस। ध्यान रखना लार्ज स्केल पर हम लोग इस प्रोसेस से क्लोरीन का फॉर्मेशन करते हैं, DEACONS, डिकॉन प्रोसेस। इसमें देखो हम लोग करते क्या हैं, HCl कंसंट्रेट ले लेते हैं, कंसंट्रेटेड Cl प्लस O2 और यहाँ पर हम CuCl2 के साथ इसको ट्रीट कर देते हैं, CuCl2 के साथ हम लोग इसको ट्रीट कर देते हैं और टेम्परेचर यहाँ पर देखा जाए 723 केल्विन हम लोग यूज कर देते हैं। अब इस केस में देखा जाए, देखने से ही लग रहा है कि हमारा 2H2O लिबरेट हो जाएगा प्लस 2Cl2। लार्ज स्केल पर क्लोरीन बनाने का देखा जाए ये डिकॉन प्रोसेस है। और एक मेथड जो आप पहले से भी जानते हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ये भी आपको सबको पता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। और आप लोगों को सबको पता है कि ब्राइन जो होता है ये NaCl का सोल्यूशन होता है, NaCl प्लस वाटर, इसके सोल्यूशन को हम ब्राइन का नाम देते हैं। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं NaCl की, तो जो NaCl है ये देखा जाए H2O के साथ इलेक्ट्रोलाइज होकर के NaOH का फॉर्मेशन कर देता है, क्लोरीन लिबरेट होती है और हाइड्रोजन लिबरेट होती है। यहाँ पर क्लोरीन देखा जाए पॉजिटिव प्लेट पर आती है, इसलिए एट एनोड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, और ये एट कैथोड। ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो लार्ज स्केल पर देखा जाए, एक तो हमारे पास डिकॉन प्रोसेस है, यहाँ पर ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेटेड HCl रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो समझ लो कि डिकॉन प्रोसेस यानी क्लोरीन बनाने का ये लार्ज स्केल पर अपना मेथड है। तो अपने को इन सब रिएक्शन को समझना है। ये सब रिएक्शन देखा जाए जो मैंने यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर रखा है, ये सब अपने बोर्ड में किसी न किसी टाइम पर आए हुए हैं। या तो कंप्लीट द फॉलोइंग में आते हैं, या बैलेंस द फॉलोइंग में आते हैं, या कभी कभी देखा जाए इसमें से व्हाट हैपेंस व्हेन पर क्वेश्चन बना देते हैं। इसलिए आप लोगों को इन सब क्वेश्चन को अच्छे से समझने की जरूरत है और आपको ये चीजें आनी ही आनी चाहिए। अब हमारा देखा जाए क्लोरीन का प्रिपरेशन पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसके प्रॉपर्टीज पार्ट की तरफ मूव करेंगे, जिस पर आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना है, जिससे कि हम आसानी से इसकी प्रॉपर्टीज को समझ लें। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसा अभी आप लोगों को पता है, यहाँ पर देखा जाए ग्रीनिश येलो कलर की गैस है, एयर से हैवी है, देखा जाए वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल है। ये सब जो कैरेक्टर आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज में है वो सब एक नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं। और वाटर के साथ देखा जाए वाटर में डिजोल्व होकर के ये क्लोरीन वाटर का फॉर्मेशन करती है। तो ये चीजें अपने को समझ में आनी चाहिए और ये अपने दिमाग में रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज वाले पोर्शन की तरफ थोड़ा सा मैं मूव करूंगा। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की तरफ देखा जाए मूव किया जाए, इसमें कुछ चीजें, एक रिएक्शन देखा जाए। सबसे पहले तो हम लोग NaCl के साथ NaOH के साथ देखा जाए क्लोरीन का रिएक्शन होगा। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर देखा जाए ओल्ड एंड डाइल्यूट
अगर हम NaOH लेते हैं कोल्ड और डाइल्यूट NaOH लेके चलते हैं, तो ऐसे केस में देखा जाए यहाँ पर NaCl प्लस NaClO इसका फॉर्मेशन होगा प्लस H2O। ये ध्यान रखना अपने को। अगर हमारा NaCNaOH, तो व्हाट हैपेंस व्हेन में क्वेश्चन आता है कि कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH रिएक्ट विद क्लोरीन, तो NaCl NaClO सोडियम हाइपोक्लोराइट है ये, और साथ में H2O बनेगा। लेकिन अगर यहीं पर देखा जाए, अगर हम NaOH लेकर के चलें और क्लोरीन से रिएक्शन कराएं, ये देखा जाए हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH लेकर के चलेंगे, इस केस में देखा जाए हमारा जो NaOH के साथ रिएक्शन होगा 6 NaOH प्लस 3 Cl2। यहाँ पर देखिए 5 NaCl पहले तो ये बन जाएगा, और NaClO3 ये रिलीज हो जाएगी, और साथ में देखा जाए हमारे पास कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ रहे हैं, देखा जाए यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो 3 H2O। ये सोडियम क्लोरेट है, ये देखिए सोडियम क्लोरेट है, NaClO3 सोडियम क्लोरेट, और सोडियम हाइपोक्लोराइट ये वाला जो पोर्शन है ये सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो आप लोगों को ये रिएक्शन देखा जाए जरूर आना चाहिए, क्योंकि इस रिएक्शन पर कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन आर रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, या व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन आर रिएक्ट विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH। तो आप लोगों को ये चीज आनी चाहिए कि किस केस में क्या बनेगा। ये पहला देखा जाए क्वेश्चन है, और आप लोगों को इसका आंसर तो पता ही होना चाहिए। इसके साथ साथ देखा जाए एक जो मेन इसका रिएक्शन है, आप लोगों को सबको पता है, इस वाले केस में क्लोरीन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो देखा जाए आयनिक नेचर का अपना मेटेलिक हैलाइड का फॉर्मेशन, मेटेलिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके देखा जाए कोवलेंट नेचर का प्रोडक्ट देगा। तो मेरे कहने का मतलब मेटल या नॉन मेटल दोनों के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव नेचर का क्लोराइड फॉर्म करेगा, मेटल के साथ आयनिक नेचर और नॉन मेटल के साथ देखा जाए कोवलेंट नेचर का हैलाइड ये बनाएगा। तो आप लोगों को इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक रिएक्शन देखा जाए ब्लीचिंग पाउडर के साथ, आप लोगों को पहले ब्लीचिंग पाउडर बनाने की प्रोसेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग लेके चलते हैं और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, CaCl2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये ड्राई एंड स्लैग्ड लाइम, ध्यान रखना ड्राई है एकदम से पाउडर के फॉर्म में, इसके अंदर हम क्लोरीन पास करते हैं। तो क्लोरीन पास करने से देखो होता क्या है अपना, यहाँ पर इसमें CaOCl होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस यहाँ पर देखा जाए H2O का फॉर्मेशन भी हो जाएगा, CaOCl होल ट्वाइस CaCl2 प्लस 2H2O। ये पूरा का पूरा जो कंपोनेंट हमारे सामने बना है यही ब्लीचिंग पाउडर। जैसे देखिए CaOH होल ट्वाइस 100% तो रिएक्ट होगा नहीं, एक तो ये भी रहेगा, साथ में CaOCl होल ट्वाइस ये भी रहेगा, CaCl2 ये भी रहेगा और मॉइस्चर भी रहेगा। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है यही ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर इसी को हम नाम देते हैं। तो कभी अगर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100% रिएक्ट नहीं करता, 100% प्रोडक्ट नहीं देता, लेकिन फिर भी CaOH होल ट्वाइस देखा जाए क्लोरीन से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। हमारे कहने का मतलब ये चीज बना देगा। तो देखा जाए CaOCl होल ट्वाइस ये भी अवेलेबल है, ये जो अनरिएक्टेड है वो भी अवेलेबल है, CaCl2 भी अवेलेबल है, देखा जाए मॉइस्चर भी अवेलेबल है। ये पूरा का पूरा पार्ट जो हमारा ये देखा जाए यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है, मतलब ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें समझ में आना चाहिए। मेरे कहने का पर्पज ये है। तो क्लोरीन यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम लोग ड्राई स्लैग्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन ट्रीट करके हम लोग बनाते हैं। एक रिएक्शन जो आप लोग पहले से जानते हो, ये भी हम रिएक्शन ले सकते हैं। देखो CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 Ca यहाँ पर देखा जाए OCl2 जैसा कि आपने 10th क्लास में सीखा है और प्लस H2O। तो ये रिएक्शन भी हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन रियल रिएक्शन आपके सामने देखा जाए ये है जो अपने NCERT में अवेलेबल है। तो CaOCl2 प्लस H2O ये जैसा कि आपको पता है आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा है और ये आपके 11th क्लास में अवेलेबल है। आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ अपने को आनी ही आनी चाहिए। कुछ रिएक्शंस और हैं क्लोरीन की, जरा हम लोग इनकी बात कर लेते हैं।
ये सब बड़े काम के रिएक्शन हैं, इस पर क्वेश्चन भी खूब आते हैं और अपने को ये रिएक्शन आना ही आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब सिंपली ये है। अब देखो अमोनिया के साथ क्लोरीन का रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और दोनों केस में होता है। देखा जाए अमोनिया एक्सेस में होगी तो उस केस में देखा जाए अलग चेंज आएगा। यहाँ पर देखिए NH3 प्लस Cl2। अगर अमोनिया हम एक्सेस में लेके चलते हैं, अमोनिया अगर एक्सेस में लेके चली जाती है स्पेशली देखा जाए इस केस में देखा जाए 6NH4Cl प्लस यहाँ पर देखिए ये बन जाता है और प्लस हमारा N2 नाइट्रोजन गैस देखो रिलीज हो जाती है। 8NH3 प्लस 3Cl2 6NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस N2 ये देखा जाए रिलीज हो जाता है। और यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ देखो 8 नाइट्रोजन है, 6 नाइट्रोजन तुम्हारे यहाँ कवर हो गए और 2 नाइट्रोजन देखो यहाँ पर अवेलेबल है, जो दोनों नाइट्रोजन यहाँ पर अलग हो गए। दूसरे केस में देखा जाए अगर हम NH3 लेके चलते हैं और क्लोरीन अगर एक्सेस में लेके चलते हैं तो ये NCl3 और 3HCl बनाता है। ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है और एक एक्सप्लोसिव है, ये ध्यान रखना। कभी कभी ABCD वाले टाइप में क्वेश्चन में ये चीज आपके सामने आ चुकी है कि अगर हम एक्सेस में अमोनिया के रिएक्शन एक्सेस क्लोरीन से कराते हैं तो एक एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट बनता है, इसको A, B कुछ नाम दे देते हैं और फिर इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए कि अमोनिया के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके अगर अमोनिया एक्सेस में होती है तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन, और अगर क्लोरीन एक्सेस में रहती है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl, इसका फॉर्मेशन होता है। ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। और एक आध पॉइंट्स पर एक आध रिएक्शन की बात हम लोग करते हैं। ये देखा जाए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से क्लोरीन वर्क करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से क्लोरीन वर्क करता है। यहाँ पर देखो इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर के प्रेजेंस में ध्यान दीजिए। जैसे अगर हम Cl2 लेते हैं और इसका रिएक्शन H2 से कराते हैं मॉइस्चर के साथ, देखिए HCl का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन लिबरेट होता है। अब यही जो नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है ये काफी प्रोडक्ट को देखा जाए उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की तरह से ये वर्क करेंगे, मतलब ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट अपना ये शो करेंगे। तो आप लोगों को इन सब चीजों का ध्यान होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमने क्लोरीन ले लिया प्लस SO2 प्लस 2H2O, यहाँ पर देखा जाए इस केस में देखा जाए ये जो हमारा SO2 है ये H2SO4 का फॉर्मेशन कर देगा और हमारा जो क्लोरीन है देखा जाए ये HCl का फॉर्मेशन कर देगा। तो क्या सिचुएशन हमारे सामने दिख रही है, देखो Cl2, अब यहाँ पर सल्फर देखो +4 स्टेज में है और यहाँ पर सल्फर +6 स्टेज में है। क्लोरीन यहाँ 0 चार्ज में है, क्लोरीन यहाँ -1 चार्ज में है। तो ये क्लोरीन का तो रिडक्शन हो गया और सल्फर का देखिए ऑक्सीडेशन हो गया। तो किया किसने, क्लोरीन ने, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग है। लेकिन मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, इसलिए अपने को पता होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। और एक आध एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ना चाहेंगे इसमें। यहाँ पर देखा जाए अगर हम FeSO4 लेकर के चलें, FeSO4 प्लस Cl2 प्लस H2SO4, यहाँ पर देखिए फेरस जो है फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2SO4 होल थ्राइस, इसका फॉर्मेशन कर देगा Fe2SO4 होल थ्राइस और ये देखिए H से लिबरेट हो जाएगा। यहाँ पर Fe देखो +2 चार्ज में है और यहाँ Fe +3 चार्ज में है। यहाँ क्लोरीन 0 में है, यहाँ क्लोरीन -1 में है। तो क्या दिख रहा है कि हमारा Fe +2 से +3 में, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ। तो क्लोरीन ने जो कि इसका ऑक्सीडेशन किया इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ये अपने को पता होनी चाहिए। और एक आध रिएक्शन की बात हम लोग करना चाहेंगे। आयोडीन का रिएक्शन कराते हैं, I2 + 6H2O + 5Cl2, यहाँ पे देखिए 2HiO3, इसका फॉर्म आयोडीन देखा जाए आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी हमारे पास देखा जाए 10HCl, इसका फॉर्म ये आयोडिक एसिड है। यहाँ पर आयोडीन देखो 0 चार्ज में है और यहाँ पर आयोडीन देखा जाए +5 चार्ज में है। यहाँ पर HiO3 आयोडिक एसिड है, HiO3 और 10HCl देखो यहाँ पर बन रहा है। क्लोरीन यहाँ देखो 0 चार्ज में है, क्लोरीन यहाँ -1 चार्ज में है। और एक आध रिएक्शन की तरफ थोड़ा बढ़ा जाए, ये सब के सब रिएक्शन देखा जाए क्लोरीन के ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को प्रूव कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्लोरीन अपना ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट शो करेगा। ऐसा देखा जाए हम इसको ले सकते हैं
K4FeCN6 प्लस Cl2 और प्लस देखा जाए यहीं पर हम Cl2 लेके चल सकते हैं। तो इस वाले केस में देखो गिव्स आउट K3FeCN6 और 2KCl। यहाँ पर Fe देखो +2 चार्ज में है, यहाँ पर Fe +3 चार्ज में है। क्लोरीन यहाँ 0 है, यहाँ -1 है। ये सब के सब रिएक्शन जो हमारे सामने दिख रहे हैं, ये सब के सब क्लोरीन के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेवियर हैं इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो आप लोगों को इनका थोड़ा सा ध्यान रखना ही रखना चाहिए। मेरे कहने का मतलब एक रिएक्शन और है, जरा मैं उसकी बात कर लेता हूँ और फिर इसके आगे की बात हम लोग स्पेशली करेंगे क्लोरीन की प्रॉपर्टी। इस पर भी क्वेश्चन ज़्यादातर इसके रिएक्शन को आप लोगों को लिख लिख करके याद करना है, जिससे कि रिएक्शन आपके पल्ले पड़ जाएं और रिएक्शन में कोई गलती ना हो, जिससे कि आप लोगों को आगे कभी जरूरत पड़ जाए, जिससे आप आसानी से उसको लिख सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये एक और इसकी प्रॉपर्टी दिख रही है इसमें, यहाँ पर K2MnO4 प्लस Cl2। ये देखिए यहाँ पर 2KMnO4 प्लस 2KCl। यहाँ पर Mn देखा जाए +6 चार्ज में है, यहाँ पर +7 चार्ज में है। क्लोरीन यहाँ 0 है, क्लोरीन यहाँ -1 चार्ज में है। ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पर हम इसके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की बात कर सकते हैं। इसी तरह देखो इसके ब्लीचिंग देखा जाए, हम लोग कैरेक्टर की बात करेंगे, ब्लीचिंग एक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर क्लोरीन देखा जाए वही सेम केस जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मॉइस्चर के प्रेजेंस में देखो H2O प्लस Cl2, ये सबको पता है। देखो HCl का फॉर्मेशन कर देगा, नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, और कोई भी कलर्ड मटेरियल प्लस उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। कलरलेस मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे सिंपली बताने का पर्पस केवल इतना सा है। यहाँ पे देखिए ये ब्लीचिंग एक्शन है, और चूंकि ऑक्सीडेशन की वजह से कलर गायब हुआ है, इसलिए जो ब्लीचिंग एक्शन यहाँ पर देखो आपके सामने आएगा, ये परमानेंट होगा। मैंने कहा ना क्लोरीन के साथ ब्लीचिंग प्रॉपर्टी परमानेंट, ओजोन के साथ ब्लीचिंग प्रॉपर्टी परमानेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेप, ऑक्सीडेशन की वजह से ब्लीचिंग एक्शन शो होता है। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी आती है वो रिडक्शन की वजह से आती है, इसलिए वो प्रॉपर्टी जो है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से टेम्पररी होगी, वो परमानेंट नहीं होगी। तो आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये तो देखा जाए अपने इसके ब्लीचिंग एक्शन की बात हुई। अब कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज कलर के बारे में, जहां तक आप लोग हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्लोरीन जो है ग्रीनिश येलो कलर का प्रोडक्ट है। इसके यूजेस की तरफ देखा जाए थोड़ा सा हम बात करेंगे। यूजेस पर देखा जाए क्लोरीन का काफी यूज है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखा जाए डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बनाने में क्लोरीन, एक्सप्लोसिव बनाने में। यहाँ पर देखो कुछ ऐसी चीजें हम लोग बनाते हैं, जिसके एक बार क्वेश्चन आया था कि क्लोरीन के कुछ ऐसे यूज को बताना था जो उसके पॉइजनस इफेक्ट को शो करेंगे। मतलब कोई ऐसा कंपाउंड बन रहा था जो पॉइजनस नेचर का था, जिसमें देखो टीयर गैस है, पॉजीन है, ये देखा जाए मस्टर्ड गैस है। ये सब ऐसी गैसेज हैं जो देखा जाए कि जो टाइम पर इनको बनाया जा सकता है अपनी नीड के हिसाब से। पुलिस वाले देखो टीयर गैस बनाते हैं, जहां पर देखा जाए बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है उनको हटाने के लिए। आर्मी वाले देखा जाए मस्टर्ड गैस का फॉर्मेशन करते हैं दूसरे अपने एनिमी को मारने के लिए। फॉस्फिन देखा जाए क्लोरोफॉर्म के अंदर अपने आप क्रिएट हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेप की वजह से। तो कुछ ऐसे चीजें हैं देखा जाए क्लोरीन की, ये सब प्रॉपर्टी अपने को दिमाग में रखने की जरूरत है। आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ स्पेशली। एक दो रिएक्शन की बात मैं कर लेता हूँ। देखिए ये जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, इसका फॉर्मूला है देखो CHCl3। ये देखा जाए ऑक्सीजन के साथ लाइट के प्रेजेंस में एक पॉइजनस कर सकते हो COCl2 और HCl। ये जो गैस हमारे सामने है फॉस्जीन, ये पॉइजनस गैस है, पॉइजनस गैस है फॉस्जीन। इसको हम कार्बोनिल क्लोराइड का भी नाम देते हैं। ये क्लोरोफॉर्म में बनती है। अगर क्लोरोफॉर्म के अंदर ये पॉइजनस गैस फॉस्जीन बनी हुई है तो ये अनफिट हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, फिर वो एनेस्थीसिया की तरह से यूज नहीं हो सकता। इसी तरह देखा जाए अगर हम इसका CHCl3 का रिएक्शन अगर हम लोग
कंसंट्रेट HNO3 से करा दें, कंसंट्रेट HNO3 के साथ करा देते हैं। इस केस में इसका जो हाइड्रोजन होता है ये NO2 से रिप्लेस होता है, तो CCl3 NO2 और प्लस H2, ये टीयर गैस है, ये टीयर गैस है जो देखा जाए पुलिस वाले स्पेशली बनाते हैं जब बहुत ज्यादा किसी भीड़ को हटाना होता है, तो उस केस में वो टीयर गैस के गोली छोड़ते हैं। टीयर गैस बनती कैसे है, क्लोरोफॉर्म का यूज कंसंट्रेट HNO3 से करा करके हम लोग प्रिपेयर करते हैं। और एक देखा जाए हमारे पास दो मॉलिक्यूल देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका रिएक्शन हम लोग H2Cl2 से करा देते हैं। ये देखा जाए तो इसमें हमारा जो गैस रिलीज होती है H2Cl2 के साथ सल्फर मोनोक्लोराइड, तो यहाँ पर देखो ये सिचुएशन बनती है, देखो CH2 के साथ Cl और ये बॉन्ड हमारा टूट जाता है CH2। फिर देखो अगला दो मॉलिक्यूल ये हैं, तो CH2 इसके साथ देखो Cl स्पेशली आ जाएगा, ये सिचुएशन हमारे सामने आती है। बीच में एक सल्फर भी आ जाता है, बीच में देखो इसके साथ सल्फर जुड़ जाता है। तो कहने का पर्पस मेरा ये देखो H2Cl2, तो दो क्लोरीन तो हमारे यहाँ यूज हो गई, एक सल्फर देखो यहाँ और लास्ट में एक गैस बच जाएगा। यही हमारा देखा जाए मस्टर्ड गैस है, मस्टर्ड गैस एक वार गैस है और आर्मी वाले देखा जाए इसको बनाते हैं। तो कभी एक बार क्वेश्चन आया था, मैंने इसमें अपने नोट्स में भी ये चीजें कवर कर रखी हैं और ये आप लोगों के सामने भी देखो मेंशन कर रखा है। अब अपना क्लोरीन का पूरा प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन सब कुछ कवर है। इस वीडियो में अपना पूरा 17 ग्रुप के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कवर है और क्लोरीन वाला पार्ट कवर है। इसके आगे के टॉपिक अगले वीडियो में कवर होंगे। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहना, कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रांग बनाते रहना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू।